हेलो फ्रेंड्स। मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम अमेज़न स्टार्ट करने वाले हैं। तो अमेज़न में जैसे कि हम आपका रीनल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ आपको रीनल सिस्टम का एनाटॉमी पता होना चाहिए कि रीनल सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। तो बेसिक हम इसका आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ा होगा, बट हम अभी थोड़ा सा बेसिक देखेंगे इसका। तो बेसिक के अंदर इसका एनाटॉमी जो है उसके अंदर आपका सबसे सिंपल सा है कि आपके बॉडी में इसका फंक्शन क्या है। आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उसका आपके बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है। तो उसका सिंपल सा फंक्शन है आपके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला। सिंपल सा इसके अंदर क्या होता है कि आपकी दो किडनी होती हैं, बीन शेप की आपकी दो किडनी होती हैं। ये आपका किडनी की संरचना देखें हम। ओके, ये आपका यूरेटर गया है नीचे की तरफ और ये अटैच रहता है आपका किससे, ब्लैडर से। ये किससे अटैच है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, किडनी। ये क्या है, आपका यूरेटर है और ये है आपका क्या, ब्लैडर। ओके, आपने आपका सिंपल सा देखा, किडनी है यूरेटर है और क्या है, ब्लैडर है। अब इसके अंदर आपका क्या रहता है, इस किडनी के अंदर आपका इसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो रहती है आपकी, वो क्या रहती है, आपकी नेफ्रॉन रहती है। तो आप जैसे कि हम नेफ्रॉन की संरचना अगर देखें तो नेफ्रॉन इस टाइप का पाया जाता है आपके बॉडी में। अगर नेफ्रॉन का डायग्राम हम बनाएं, इस टाइप का आपका नेफ्रॉन का डायग्राम रहता है। ये रहता है आपका कलेक्टिव डक्ट, यानी कि इसमें क्या है, आपका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है यानी कि यूरिन बनता है वो आपके इसमें सीक्रेट रहता है, यानी कि इसमें फिल्ड रहता है। ओके, ये है आपका वोमेन्स कैप्सूल, जिसमें आपका क्या रहता है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस रहता है। यहाँ से ये एफरेंट आर्टरी आता है और इधर से एफरेंट आर्टरी। यहाँ से कौन सा निकलता है, एफरेंट। ओके, और इधर से निकलता है आपका एफरेंट। तो इसका फंक्शन क्या रहता है, एफरेंट आर्टरी क्या करती है आपकी किडनी के अंदर के लिए, क्या लेके आती है, ब्लड। क्या लेके आती है, ब्लड। और वो आपका इस ग्लोमेरुलस में, किसमें, आपके इस ग्लोमेरुलस में आपका ये ब्लड है। इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है, फिल्टर होता है। यहाँ पे क्या है, सेमी परमियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि आपका बड़े अणु रहते हैं, बड़े साइज के अणु रहते हैं, उनको तो ऊपर ही रखता है, और छोटे अणु साइज के रहते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं आपके किसमें, ये नेफ्रॉन की संरचना है, इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ आपके इंपॉर्टेंट्स जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है इनकी बॉल्स में, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओके, क्या हुआ, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये फिर से सिलेक्ट करेगा कि आपका कोई ऐसा यूजफुल मटेरियल तो यूरिन के अंदर नहीं चला गया है। यहाँ पे आपका जो यूरिन बनता है करीब करीब 180 टू 200 ml डेली यहाँ पे आपका फिल्टर होता है। 24 घंटे में आपका कितना फ्लूइड फिल्टर हो रहा है, आपका 180 से लेके 200 ml तक यहाँ पे फ्लूइड फिल्टर होता है। बट आपका री एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से ये सारा क्या है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका, यानी कि बॉडी में फिर से दोबारा आ जाता है ये। और आपका नॉर्मली आपका देखा जाए तो 1 लीटर से 2 लीटर तक आपकी बॉडी में यूरिन का आउटपुट होता है। कितना सीक्रेशन होता है, 1 लीटर से 2 लीटर। ये 1 लीटर से 2 लीटर आपका कहाँ आता है, कलेक्टिव डक्ट के अंदर, और कलेक्टिव डक्ट से यूरेटर के थ्रू, किडनी के द्वारा यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है, आपके ब्लैडर में। तो यहाँ पे कितना आता है, 1 से 2 लीटर आपका 24 हावर्स में। तो ये होता है आपका सिंपल सा यूरिनरी सिस्टम एंड इसका फंक्शन। तो आपका यूरिनरी सिस्टम में जैसा कि हमने देखा, इसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो है आपके नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में भी सबसे छोटा आपका ये कैपिलरीज पाई जा रही हैं। तो वो कौन से हैं, आपकी ग्लोमेरुलस, जो कि आपका मैन फिल्ट्रेशन का काम करती है। ओके, तो इसके अंदर आपके किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर, ब्लैडर के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, इनके अंदर जो डिसीजेस होंगी वो हम पढ़ेंगे आपका यूरिनरी सिस्टम के अंदर।
तो कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं, जैसे आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, रीनल स्टोन हो गया और यूरेथ्राइटिस हो गया, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया। ये सारे डिसीज को हम इसमें वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे फर्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं, आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आपका ये टॉपिक रहेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, अब इसके अंदर आपका इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन देखें तो ये एक्चुअली में होता क्या है। ये आपका है, 1 सेकंड प्लीज। एक्चुअली में क्या देखा है आपका कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है। तो इसकी सिंपल सा हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा। इट इज एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। क्या है, ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। इट इज एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। किसकी प्रोसेस है, किसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है इसमें, तो वो हो रहा है आपका किसके, ग्लोमेरुलस के अंदर। इन्फ्लामेशन प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर पोर्शन। जैसा कि हमने आपको डायग्राम में अभी बताया था कि ग्लोमेरुलस पोर्शन जो है, ग्लोमेरुलर है, वो क्या करता है, आपका फिल्ट्रेशन करता है किसका, ब्लड का। अगर उसके अंदर ही इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आपका क्या बोलेंगे हम उसको, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और किसकी वजह से हो रहा है, पोर्शन ऑफ, क्यों हो रहा है ये, किडनी। किसका पोर्शन है, किडनी का है। ग्लोमेरुलर पोर्शन किसका है, आपका किडनी का है। और क्यों होता है ये, ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, चेंजेस इन इम्यून सिस्टम। ड्यू टू चेंजेस इन इम्यून सिस्टम। किसमें, इम्यून सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब इम्यून बात यहां पे आते हैं कि इम्यून सिस्टम के अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। इम्यून सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आपके अंदर इंसर्ट करता है। कौन, बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी के अंदर इंटर किया है तो ये क्या है, एक एंटीजन है। क्या है ये, सॉरी, ये एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेंगे हम, बैक्टीरिया को। ओके, ये क्या है, एक एंटीजन है। ओके, अब जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है तो उसके प्रति क्या बनेगा, आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। क्या बनता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती हैं, आपके ये एंटीजन जो आया है इसको किल करने का काम करती हैं। तो इन दोनों में जो रिएक्शन होगा उसकी वजह से आपके इम्यून सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका फिल्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ नेफ्रॉन्स देखती हैं, यानी कि ग्लोमेरुलस देखता है। तो उसमें क्या होगा, आपके इन्फ्लामेशन होने के चांस है। तो इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की हम बात करेंगे, क्या क्या इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जैसे कि आईजीजी, इम्यून सिस्टम के अंदर चेंजेस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या, कार्सिनोजन। अगर कैंसरस कंडीशन आपको कहीं भी दिखने को मिलती है तो वहां पे भी ये हो सकता है। ओके, या कोई भी न्यूक्लियर एंटीजन। चलिए वन बाय वन इसका हम क्या, आपका एटियोलॉजी देख लेते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर। तो एटियोलॉजिकल फैक्टर में आपका न्यूक्लियर एंटीजन हो सकता है, न्यूक्लियर एंटीजन। ओके, क्या हो सकता है, न्यूक्लियर एंटीजन। ओके, और नेक्स्ट आपका आईजीजी, जो कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी पहले से रहता है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको कॉज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका कॉज है आपका कार्सिनोजन। कौन सा कॉज है, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन की वजह से भी क्या आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यहाँ पे हो सकता है। कैंसरस कंडीशन, जिसे
हम बोले कि आपका कैंसरस कंडीशन अगर आपके होगा या जो ग्लोमेरुलस है वो सेल्स ज़्यादा डेवलप करना है, मल्टीप्लिकेशन हो जाए, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए उसमें, तो क्या होगा आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वहाँ पे कॉज हो सकता है। और नेक्स्ट और कौन से इन्फेक्शन है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहाँ पे हो जाता है आपका, अगर स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है वो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, ओके। और नेक्स्ट दूसरा इन्फेक्शन आता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ओके। दूसरा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियम इन्फेक्शन। नेक्स्ट आपका मीजल्स वायरस आपके अगर कॉज हुआ है, वहाँ पे मीजल्स डिसीज कॉज हुई है, तो वो भी आपका क्या कर सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्या आपका मीजल्स वायरस, ओके। तो मीजल्स वायरस भी यहाँ पे कॉज कर सकता है, ओके। और नेक्स्ट आपका और दूसरा कॉज अगर बात करें हम, न्यूमोकोकाई, न्यूमोकोकाई इन्फेक्शन। तो ये सारे इन्फेक्शन आपको कैसे, ये तो आपके लंग्स इन्फेक्शन है, ये भी लंग्स इन्फेक्शन है, आपका मायोकार्डियम हार्ट का इन्फेक्शन है, मीजल्स आपके अलग इन्फेक्शन है, आपका स्टेप्टोकोकस ये आपके लंग्स वगैरह को इफेक्ट कर रहे हैं। तो किडनी के अंदर कैसे ये इन्फेक्शन होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। किडनी के अंदर ये इन्फेक्शन ऐसे होगा ग्लोमेरुलस में स्पेशली, क्योंकि आपका जितना भी बॉडी के अंदर ब्लड है वो आपका पास होता है ग्लोमेरुलस से। कहां से? ग्लोमेरुलस से। अब ये किडनी के अंदर अगर ये इन्फेक्शन जाएगा, वहां पे कैपिलरीज बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज हैं। कितना है? बारीक बारीक कैपिलरीज। अगर इन कैपिलरीज में ये ब्लड जा रहा है और वो भी इन्फेक्टेड ब्लड, तो वो बैक्टीरिया जो भी वायरस है यहाँ पे आपका इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है? इधर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर एक बार इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेल डेड होंगे, सेल डेड होंगे तो वो सड़ने लगेंगी, और सड़ना ही क्या होता है आपका? इन्फ्लामेशन होता है। क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो ये आपके जितने भी कॉजेस हैं वो सारे क्या कॉज करते हैं? आपके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकते हैं, ओके। अब इसके हम टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स का होता है। तो ये आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स का। फर्स्ट है आपका एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकंड है आपका क्रॉनिक। कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब एक्यूट के अंदर क्या होता है? एक्यूट से आप क्या समझते हैं? जो कि शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा, बहुत कम टाइम के लिए, मैक्सिमम आपका कितना? 2 to 3 वीक। इस टाइम पीरियड के लिए आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ और फिर क्योर हो गया, यानी कि ट्रीट हो गया, सही हो गया है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बट ऐसा नेफ्राइटिस यानी कि ऐसा इन्फेक्शन ग्लोमेरुलस के अंदर जो कि आपका सालों तक चल रहा हो, कई महीनों के कंट्रीब्यूशन के बाद हुआ हो, जैसे आज से स्टार्ट होगा, धीरे 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 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ मीन्स मैनी मंथ्स। कितना? मैनी मंथ्स, जिसके अंदर आपके 2 मंथ्स आ सकते हैं, 4 मंथ 4 मंथ्स 5 मंथ्स, आपका 3 से 4 महीने 1 साल तक हो सकता है। इतने लॉन्ग टाइम का जो इन्फेक्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसको बोला जाएगा, ओके। तो आपके टाइप समझ में आ गया ना कि आपका एक्यूट हो सकता है ये और क्रॉनिक हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, कि कैसे कॉज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपका पैथोफिजियोलॉजी आपको क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की कि कैसे कैसे कॉज हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया था, हर एक डिसीज में आप ऐसे लिख सकते हो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो वही हम इसमें लिखेंगे ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर,
ओके, कोई भी कॉजेस के कारण, जैसे इसमें स्ट्रेप्टोकोकस हो, स्ट्रेप्टोफाइल हो, कोई भी इन्फेक्शन, मीजल्स का इन्फेक्शन हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर ले सकते हैं हम इसमें। अब मान लीजिए कोई भी जैसे कि हमने बताया एंटीजन इंटर होता है, तो वहां पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होता है का, तो इसमें भी सेम वही चीज रहेगा। यहाँ पे अगर एक इन्फेक्शन गया है तो आपका क्या होगा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, विद इन, कहाँ पे हो रहा है रिएक्शन, विद इन ग्लोमेरुलस। कहाँ पे होगा ये, ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस। ओके, क्योंकि बैक्टीरिया जो है कहाँ पे स्टक हो गया है, ग्लोमेरुलस के अंदर, और वहीं पे ये क्या होगा आपका, इसमें रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि सेल्स डैमेज हो चुकी हैं, डैमेज हो गई हैं, तो क्या होगा वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी क्या होगा, डैमेज होगा, एंड उसमें जो आपका ग्लोमेरुलस कर रहा है क्या, फिल्ट्रेशन, वो उसका जो फंक्शन है वो भी वहाँ पे डिले रहेगा। क्या रहेगा, डिले हो जाएगा, यानी कि लेट होगा और डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो दूसरा क्या है आपका, इन्फ्लामेटरी डैमेज होगा, इन्फ्लामेटरी डैमेज। ओके, इन्फ्लामेटरी डैमेज के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, and उसमें ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फंक्शन। ओके, तो आपका ये पता होना चाहिए। अब जैसे कि हमने बताया था ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है, कि फिल्ट्रेशन करना। अगर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, रुक गया है फंक्शन, तो आपका ब्लड का ये नहीं हो पाएगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अब फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यूरिन नहीं बनेगा। अगर यूरिन नहीं बन रहा है तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा, आपका जो बाहर कम निकलेगा, तो वो क्या होगा आपका, लेस देन 400 ml हो जाएगा। अगर क्रॉनिक होता है तो लेस देन 400 ml हो जाएगा, और उसको बोलते हैं हम ओलिगोरिया। क्या बोलेंगे, ओलिगोरिया। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, ओलिगोरिया। तो एक आपका सिम्टम्स भी होता है ओलिगोरिया, इसमें किसमें, आपका ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लोमेरुलस जो मेम्ब्रेन है उसकी कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, और वो आपका जो परमिबिलिटी होता है तो उसके अंदर भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अच्छे जो पदार्थ हैं उनको भी ये बाहर निकालने लगेगी। क्या होगा, रिड्यूस, रिड्यूस या डिक्रीज ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। क्या होगा, ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है, किसके लिए, फॉर सिलेक्टिव फॉर सेलेक्टिव किसके लिए, फॉर सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। यानी क्या हुआ, परमिएबिलिटी यहाँ पे जैसे परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ पदार्थों को वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है और अच्छे मटेरियल को अपने पास में रखता है। तो वो क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि सिलेक्ट नहीं कर पाएगा कौन सा मेरे लिए पदार्थ अच्छा है, कौन सा बेकार है। उसके अंदर अगर डिसबैलेंस होता है तो उसमें आपका प्रोटीन है, ब्लड है, सेल्स हैं, वो भी आपके ब्लड के साथ में, सॉरी यूरिन के साथ में बाहर जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, हेमिच्यूरिया जैसी कंडीशन, जैसे कि हेमिच्यूरिया क्या होता है, ब्लड आना किसमें, यूरिन में, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, और प्रोटीन यूरिया जैसे कि प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब इसके हम देखेंगे सिम्टम्स। ये आपका पैथोफिजियोलॉजी हो गया, कैसे कैसे आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो सॉरी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस से आपका कॉज हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपका, अगर मान लीजिए आपके यूरिन के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
आ रहा है, प्रेजेंट है, तो आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेडिश कलर का होता है, और यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो कलर का। कैसा होता है, येलो कलर का। तो ये दोनों कलर मिलते हैं तो एक कलर बन जाएगा आपका कौन सा, अगर इसमें प्रोटीन और ग्लूकोज और सेल्स आएंगी तो डार्क कोला कलर का यूरिन निकलेगा। कैसा कलर का, डार्क कोला कलर, ओके, यूरिन कैसे कलर का निकलेगा, डार्क कोला कलर का यूरिन निकलेगा। नेक्स्ट हमने बताया था सिलेक्ट नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन को भी बाहर निकाल देगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटीन यूरिया। क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया। क्या होगा, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी। अब लॉजिक लगाने वाली बात यह है कि जैसे कि आप पानी पी रहे हो कितना, 2 लीटर, कितना पानी पी रहे हो, 2 लीटर पूरे दिन में, और आपका ओलिगोरिया कंडीशन यानी कि आपकी बॉडी से आउटपुट हो रहा है ओनली 500 ml। कितना, 500 ml। तो आपका बचा कितना, 1500 ml 1500 ml पानी, और आपकी बॉडी में जो फ्लूइड रहता है, जो ब्लड रहता है वो रहता है 5 लीटर। तो अब ये 1500 ml ये मिलके कितना हो गया आपका, 1500 ml मिलके कितना हो गया, 6.5 लीटर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, 6.5 लीटर हो गया। तो आपका जो पहले 5 लीटर था उस टाइम पे आपका बीपी था 120/80, नॉर्मल बीपी mm ऑफ Hg कितना था, 120/80। कब था, जब आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड 5 लीटर था। अब फ्लूइड आपका बीपी जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, प्रेशर जो ब्लड के द्वारा आपकी आर्टेरियल बॉल पे जो प्रेशर डलता है उसको हम बोलते हैं बीपी। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे हाइपरटेंशन, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे आप, हाइपोटेंशन। तो आपका क्या है, बीपी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपका जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले 5 लीटर था, अब कितना हो गया, 6.5 लीटर। और ज्यादा फ्लूइड अगर किसी पाइप में जाएगा, उसकी कैपेसिटी से बाहर जाएगा तो क्या होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा, उसकी बॉल से प्रेशर पड़ेगा, तो अब बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका सिम्टम बन जाएगा यहाँ पे कौन सा, हाइपरटेंशन। क्या होगा, हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट सिम्टम क्या बना आपका, हाइपरटेंशन। दूसरा सिम्टम्स क्या होगा यहाँ पे, अब अगर कहीं भी इंफेक्शन है, किसी भी डिसीज में, किसी भी सिम्टम में, आपकी बॉडी के एनी अदर पार्ट्स में अगर इंफेक्शन है, तो इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन होता है उसका फर्स्ट साइन होता है फीवर आना। इन्फेक्शन अगर कहीं हुआ है तो उसका फर्स्ट साइन क्या है, फीवर आना। फर्स्ट साइन क्या है, फीवर। तो आपको यहाँ पे फीवर भी आपका साइन होगा। और नेक्स्ट आपको थकावट होगी। क्या होगा, थकावट होगी, तो फटीग होगा। क्या होगा, फटीग होगा। 1 सेकंड रुकिए, एक रेस कर लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट फटीग हो गया। अब आप दूसरा, अगर आप मान लीजिए कोई भी पर्सन बीमार है, उसको एडिमा हो रहा है, उसका यूरिन आउटपुट सही से नहीं हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो क्या उसको भूख सही से लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। उसको क्या होगा, एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया। ओके, और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर, आपका जैसे कि हमने बताया था कि अगर फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रहा है और यूरिन का आउटपुट भी कम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोरिया बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, ओलिगोरिया। अब ओलिगोरिया क्या होता है कि आपका 24 घंटे के अंदर लेस देन 400 ml यूरिन आउटपुट करना। कब, कितने टाइम में, 24 घंटे के में, उसको हम बोलते हैं क्या, ओलिगोरिया। लेस देन 400 ml यूरिन आउटपुट बाय अ पेशेंट इन 24 आवर्स इज कॉल्ड ओलिगोरिया। क्या, कि आपका कोई भी पेशेंट 24 घंटे में 400 ml से कम यूरिन आउटपुट करता है, उसको हम बोलेंगे क्या, ओलिगोरिया की कंडीशन। ओके, और एक एन्यूरिया होता है, उसमें आपका 100 ml से लेस देन रहता है, लेस देन 100 ml। और एक आपका पॉलीयूरिया रहता है जिसमें आपका 2000 ml से ज्यादा, 1500 से 2000 से ज्यादा आपका यूरिन आउटपुट करता है, उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, मींस एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। ओके, नेक्स्ट आपका सिम्टम आता है एमिचूरिया। एमिचूरिया का मतलब क्या होता है कि ब्लड में आपका ब्लड का यूरिन में प्रेजेंट होना।
यूरिन में ब्लड का प्रेजेंट होना क्या होता है, हेमिचूरिया। क्या है, हेमिचूरिया। हेमिचूरिया का मतलब क्या है कि आपका, मैंने जैसे कि बताया, सेल्स वगैरह इसके ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमिचूरिया बोलते हैं। और फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पा, सिलेक्टिव इसमें कर नहीं पा रहा है, तो आपका यूरिन जो बढ़ रहा है उसके अंदर ब्लड सेल्स पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हेमिचूरिया होगा। ओके, चिल्स, जैसे आपका नमनेस बनेगा, अगर आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड बनेगा तो क्या होगा, नमनेस होगा, चिल्स होगा। नेक्स्ट आपका वीकनेस होगा, आपकी बॉडी में क्या होगी, वीकनेस होगी, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट्स जो मटेरियल्स हैं जैसे विटामिन, कैल्शियम, ग्लूकोज, सेल्स, वो क्या है, ब्लड के यूरिन के थ्रू बाहर निकल रही हैं, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, एनर्जी की कमी है, तो इसलिए आपको क्या फील होगा, वीकनेस फील होगा, वीकनेस फील होगा। और क्या होगा, आपको एडिमा होगा। ओके, एडिमा होगा। और नेक्स्ट आपका लास्ट सिम्टम हो सकता है आपको क्या, कि नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया या वोमिटिंग। ओके, ये आपके सभी सिम्टम्स किसके हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के इतने सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, इनसे आप पता कर सकते हैं कि ये पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है। ओके, तो हमने सिम्टम्स देख लिए, एटियोलॉजी देख ली, और पैथोफिजियोलॉजी देख ली, और आपका टाइप्स देख लिए, और ग्लोमेरुलस क्या होता है ये देख लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, आपका डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन, कि इसके लिए आप क्या डायग्नोसिस करोगे। कहाँ चलते हैं हम, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। ओके, तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन है तो आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, क्या परफॉर्म कर सकते हो, ब्लड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आप अगर यूरिन का मटेरियल है तो यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, यूरिन एनालाइज करोगे। ओके, और क्या कर सकते हो आप, निडल बायोप्सी कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, निडल बायोप्सी कर सकते हैं। और एक एएसओ टेस्ट होता है, जिस वो किसके लिए होता है, आपका स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। ओके, तो ये किसके लिए, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए आपका एएसओ टेस्ट रहता है, उसको भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या परफॉर्म कर सकते हो आप, यूएसजी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हो, किडनी एक्सरे का, किसका, किडनी का। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, जैसे डाई डाल के आईवी डाई देखिए, फिर उसके द्वारा भी एक्सरे कर सकते हो आप। और स्कैन कर सकते हो, किडनी स्कैन कर सकते हैं, मीन्स किडनी को सीटी स्कैन के द्वारा स्कैन कर सकते हो आप। तो ये सारे टेस्ट आपके किसके अंदर हो सकते हैं, आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को डिटेक्ट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन जैसे कवर हुआ, ब्लड टेस्ट करना है किसको, आपका इन्फेक्शन को देखने के लिए यूरिन एनालिसिस करना है, आप किसके लिए, कि यूरिन के अंदर आपका कितना क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है या प्रोटीन जा रहा है, प्रोटीनूरिया कंडीशन है या हेमेचूरिया कंडीशन है, इस सब को देखने के लिए आप यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। निडल बायोप्सी कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। निडल बायोप्सी का मतलब होता है एक टिश्यू को बाहर निकाल कर उसका बायोप्सी करना, उसको कल्चर में भेजना, उसको बोलते हैं हम बायोप्सी। ओके, तो आप ये सारे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके मेडिकल मैनेजमेंट पर। मेडिकल मैनेजमेंट, तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो आप जैसे सिस्टमेटिक मैनेजमेंट कीजिए, इन्फेक्शन था, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, तो इसमें हम क्या देंगे, किसी भी इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए आप एंटीबायोटिक थेरेपी चलाते हैं। क्या चलाते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी। तो एंटीबायोटिक थेरेपी में भी आप क्या दे सकते हैं,
जैसे स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोफाइलो, ये सारे बैक्टीरिया हैं, तो सिप्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हैं आप। क्या दे सकते हो? सिप्रोफ्लॉक्सिन। ओके, और क्या दे सकते हो आप? ओफ्लॉक्सिसिन दे सकते हो, लिवोफ्लॉक्सिसिन दे सकते हो, ये सारे ड्रग्स आप इसमें दे सकते हो। ओके, और दूसरा सिस्टमैटिक मैनेजमेंट क्या है आपका कि बीपी इंक्रीज हो रहा था, सिम्टम्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं हम। इसमें क्या हाइपरटेंशन हो रहा था, हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ओके, नेक्स्ट आपका क्या हो रहा था? इसके अंदर एडिमा हो रहा था, तो आप डायरेटिक्स दे सकते हैं क्योंकि यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो। क्या दे सकते हो आप? डायरेटिक्स। ओके, दूसरा क्या हो रहा था इसमें? एक डिसीज किस वजह से कॉज हो रही थी कि आपका इम्यून सिस्टम जो ज्यादा एक्टिव था, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा था उसके अंदर, तो इसलिए आप क्या दे सकते हैं इसमें? इम्यून सप्रेसेंट दे सकते हो, जो आपके इम्यून को सप्रेस करे। तो क्या दे सकते हैं? इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट। ऐसे एजेंट जो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करना? सप्रेस कर दे, उनकी एक्टिविटी को क्या कर दे? सप्रेस कर दे, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम इम्यूनो सप्रेसेंट बोलते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद में आप क्या दे सकते हैं इसके अंदर? जैसे अगर किसी को पेन हो रहा है तो आप एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। पेन हो रहा है तो क्या दे सकते हैं? एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। ओके, और क्या है आपका? और क्या सिम्टम्स बताए थे हमने? जैसे हेडेक हो रहा है तो आप वो फीवर में ही आ जाएगा, आपका पेन में आ जाएगा। तो ये सारे ड्रग्स आप किसके लिए दे सकते हैं? इसका सिस्टमैटिक मैनेजमेंट करने के लिए। किसका? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सिस्टमैटिक अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तो आप ये सारा मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर दे सकते हैं। ओके, अब इसका डाइटरी मैनेजमेंट देखते हैं हम कि डाइटरी मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। ओके, यानी कि डाइट के अकॉर्डिंग क्या क्या दे सकते हैं। तो इसमें आपको क्या देना है? लो सोडियम डाइट देना है। कैसा देना है? लो सोडियम डाइट। लो सोडियम डाइट। लो सोडियम डाइट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये वाटर का रिटेंशन करवाता है, सोडियम। इस वजह से अगर हम सोडियम और ज्यादा हैं तो वाटर और ज्यादा रिटेंशन होगा, यानी कि स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ेगी और किडनी पे और ज्यादा ओवरलोड पड़ेगा, इसलिए किडनी फेल होने के चांस हो जाते हैं। इस वजह से आप क्या देंगे इसमें? लो सोडियम डाइट दोगे। और आप दोगे प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन दोगे। बैलेंस्ड डाइट जिसे बोलते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ऐसी डाइट दोगे। बैलेंस्ड डाइट दोगे, बैलेंस्ड डाइट। ओके, और आप हाई कैलोरीज एंड हाई प्रोटीन डाइट दोगे। हाई कैलोरीज एंड रिच प्रोटीन, ये डाइट आप इसके अंदर दोगे। ओके, हाई कैलोरी एंड रिच प्रोटीन डाइट। ये आपका डाइटरी मैनेजमेंट है कि आप क्या क्या पेशेंट को डाइट में परफॉर्म कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। अब आपका लास्ट आता है इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या आता है आपका? नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर एक नर्स, एज अ नर्स आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे? पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाओगे। क्या करोगे? बेड रेस्ट दोगे। प्रोवाइड द पेशेंट प्रॉपर बेड रेस्ट। और क्या करेंगे आप? पैसिव रेंज एक्सरसाइज परफॉर्म करवा सकते हो। परफॉर्म पैसिव रेंज एक्सरसाइज या पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ओके, और किसके लिए? अगर आप
पेशेंट बेड रेस्ट पे, या अगर पेशेंट बेड रेस्ट पे है यानी कि वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पैसिव रेंज एक्सरसाइज दे सकते हैं। पैसिव रेंज एक्सरसाइज क्या होता है, अपने हैंड्स एंड पैर को ऐसे पैसिवली आप मूवमेंट्स करा रहे हैं अपनी बॉडी की तरफ ही, उसको बोलते हैं पैसिव रेंज एक्सरसाइज। ओके, और नेक्स्ट क्या है आपका कि पेशेंट्स को आप ये दोगे कि आप कंसल्ट करोगे या एडवाइस दोगे कि क्या कुछ ज़्यादा ऐसा हैवी डाइट ना लें, या जिसके अंदर ऐसा डाइट ना लें कि जिसमें प्रोटीन या सोडियम पोटेशियम ये सारा कुछ ज़्यादा हो, या फिर सोडियम सबसे अपन इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप सोडियम ना लेंगे, और आप कंसल्ट करोगे किससे, डाइटिशियन से, उसकी अबाउट द डाइट। ओके, और आपको क्या करना है दूसरा कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। क्या करना है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। हमने ये लाइन क्यों लिखा है कि प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि आप इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे रहे हो। क्या दे रहे हो, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और उसे चांस रहेगा कि आप उसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी को बहुत जल्दी हार्म कर सकता है, क्योंकि आपने उसके इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया, वीक कर दिया है। इस वजह से क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और कोई भी बैक्टीरिया आके उसको हार्म कर सकता है। इसलिए आप क्या करोगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करोगे, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करोगे। क्या करोगे, हाइजीन मेंटेन करोगे। हाइजीनिक रखोगे, पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करना है। वाइटल साइन चेक करोगे, वाइटल साइन क्या मॉनिटर करोगे या चेक करोगे। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, ये प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके बॉडी के अंदर या फिर यूरिन के थ्रू बहुत बाहर निकल गए हैं। ओके, पाल्पेशन करके आप एडिमा देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, पाल्पेट करके आप एडिमा को देख सकते हैं। और क्या करोगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एज ए नर्स आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पेशेंट को क्लीन एंड काम यानी कि शांत एंड स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड करवा सकते हो आप। ओके, और क्या कर सकते हो, फैमिली को एजुकेट कर सकते हो, उसकी फैमिली को कि आपको कैसे इसका केयर करना है, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। और अगर आप पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, अगर पेशेंट इरिटेट कर रहा है या इरिटेशन हो रहा है उसको फील, तो आप ऐसे बिहेवियर थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, यानी कि अगर पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करना है आपको तो म्यूजिक थेरेपी भी दे सकते हैं। ओके, आप सबसे मोस्ट एक और काम करेंगे इसके अंदर, आप इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करोगे। क्या करोगे, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करोगे। ओके, यानी कि हम हर एक डिसीज में अगर रीनल सिस्टम से या यूरिनरी सिस्टम से अगर कोई भी डिसीज पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। क्या करना है, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। नर्सेस मैनेजमेंट में हो या मेडिकल, अगर आपसे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाए तो आप इस पॉइंट को किसी भी रीनल सिस्टम की डिसीज में लिख सकते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट चार्ट आपको मेंटेन करना है। ओके, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप हर एक डिसीज में हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। 2 पॉइंट वहां पे आपके बनते हैं। ओके, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम से अगर डिसीज है तो जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमने बताया दिया, आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो उसके अंदर। और न्यूट्रिशन का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको सोडियम ज़्यादा ना ले पेशेंट, क्योंकि आपका वाटर का रिटेंशन होने लगेगा। और क्या होगा, और फ्लूइड्स लें पेशेंट, जिससे क्या होगा उसके बॉडी के अंदर क्या है आपका ये इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी ना आए, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है उन्हें। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस खत्म होता है। इसके बाद में हम दूसरा डिसीज देखेंगे आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं।
आज के लिए इतना ही काफी है। तो कमेंट करके मुझे प्लीज बताएं कि आपका क्लास कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं आया, और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दें, आगे उन तक ये नॉलेज पहुंच जाए, वो भी अपना फ्री में क्लास देख पाए। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।